वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा कल। पूरा इंग्लिश का सिलेबस अगर पूरा पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर दें। अब स्टार्ट करते। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा मतलब हम इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई हम इसके बारे में जानेंगे, बल्कि यहाँ हमें जनरल नॉलेज के लिए कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसे ही ये हमें सिर्फ ऐसा नहीं है से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हमें अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। द वर्ड ड्रामा comes from a Greek word meaning thing done, and the things it does, as with acting, create a world apart, a world modeled on ours. The two words drama and play are synonyms, but in our country the word drama is more popular than the word play. Drama is not solely a form of literature, it is at once literary art and representational art. As literary art play is made of words, मतलब अध्याय 10वां हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी नाटक की कहानी। परिचय में जानेंगे। नाटक शब्द एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है किया हुआ, और यह जो चीज़ें करता है जैसा कि अभिनय के साथ होता है, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो एक ऐसी दुनिया है जो हमारे यहाँ शब्द और नाटक दोनों शब्द पर्यायवाची है, लेकिन हमारे देश में शब्द नाटक शब्द की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। नाटक केवल साहित्य का एक रूप नहीं है, यह एक बार साहित्यिक कला और प्रतिनिधित्ववादी कला पर है। जैसा कि साहित्यिक कला नाटक शब्दों से बना हुआ है। ड्रामेटिक एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? ये प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, सीनिक इफेक्ट, म्यूजिक, सोलोक्वाय, ये सभी ड्रामेटिक एलिमेंट है, मतलब ये सभी शामिल होनी चाहिए। द फंक्शन ऑफ वर्ड्स और ऑफ लिटरेरी elements in drama will vary. In some plays, the actors are of first importance and the words play a negligible part. In other plays, the words are of primary importance, as in some of G.B. Shaw's plays. The words used in a drama may be either verse or prose, but whichever form is employed, the general purpose of the drama must be served. It has a plot, character, and dialogue. In a play, characters appear and events happen without any intermediate comment or explanation. Drama then offers us a direct presentation of its imaginative reality. In this sense, it is a representational art. It is also a composite art. It cannot be comprehended by enjoyed without the help of some external accessories. It is designed for performance on the stage and not for personal pursuit. It is designed for representations by actors who impersonate its different characters। आ रहे हैं हिंदी है। यहाँ पर नाटकीय तत्व में आता है प्लॉट। प्लॉट मतलब होता है रूपरेखा, मतलब नाटक का किस तरीका से रूप होना चाहिए वो। सेकेंड है कैरेक्टर, तो पता होगा ही, चरित्र जिसके बारे में मतलब अलग अलग के कैरेक्टर के लोग नाटक में उपस्थित होते हैं। फिर डायलॉग भी होना चाहिए। फिर जेस्चर मतलब इशारा करना। जेस्चर मतलब होता है इशारा किस चीज़ के प्रति हो। दृश्य प्रभाव भी होना चाहिए, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर म्यूजिक, फिर सोलोक्ली मतलब स्वागत भाषण भी उसमें होना चाहिए। नाटकों में शब्दों का साहित्यिक तत्वों का कार्य अलग अलग होगा। कुछ नाटकों में अभिनेता पहले महत्व के होते हैं और शब्द एक नगण्य भाग की भूमिका निभाते हैं।
अन्य नाटकों में शब्द प्राथमिक महत्व के हैं, जैसा कि कुछ जीवी शौ के नाटक में प्रयुक्त शब्द या तो पद्य या गद्य हो सकते हैं, लेकिन जो भी रूप में नियोजित हैं नाटक के सामान्य उद्देश्य की सेवा की जानी चाहिए। इसमें एक कथानक, चरित्र और संवाद है। एक नाटक में पात्र दिखाई देते हैं और घटनाएं बिना किसी मध्यवर्ती टिप्पणी या स्पष्टीकरण के होती है। फिर नाटक हमें इसकी कल्पनाशील वास्तविकता की सीधी प्रस्तुति देता है। इस अर्थ में यह एक प्रतिनिधित्ववादी कला है। यह एक समग्र कला भी है। इसे कुछ बाहरी सामानों की मदद के बिना समझ और आनंद नहीं लिया जा सकता है। इसे मंच पर प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि व्यक्तिगत खुलासा के लिए। यह उन अभिनेताओं के अभ्यावेदन के लिए बनाया गया है जो इसके अलग अलग पात्रों को प्रतिरूपित करते हैं। ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट सेल्फ डिटैचमेंट। A good dramatist like Shakespeare treat his character with godlike impartiality. In a drama, the different parts of plot, or what we generally call the dramatic structure, are known as exposition, complication, crisis, denouncement, and catastrophe in a tragedy, or conclusion in a comedy. So far as the art characterization is concerned, the dramatist has no alternative but to make his characters reveal themselves through speech and action. पूरा का हिंदी इस प्रकार है कि नाटक आत्मविस्मरण की कला पर आधारित है। शेक्सपियर जैसा एक अच्छा नाटककार अपने चरित्र को ईश्वर जैसी निष्पक्षता के साथ मानता है। एक नाटक में कथानक के विभिन्न भागों, या जिसे हम आमतौर पर नाटकीय संरचना कहते हैं, प्रदर्शनी, जटिलता, संकट, अवनति और तबाही, एक त्रासदी में, या निष्कर्ष एक कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक कला और चरित्र वर्णन की बात है, नाटककार के पास भाषण और क्रिया के माध्यम से अपने पात्रों को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, मतलब ड्रामा जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होना चाहिए, तो ये सभी शामिल होना चाहिए जो ऊपर पढ़े हैं। जैसे है एक्सपोजिशन, मतलब इनिशियल इंसिडेंट्स, फिर है कॉम्प्लिकेशन यानी कि राइजिंग एक्शन, फिर है क्राइसिस यानी कि टर्निंग पॉइंट। ये सभी देख सकते हैं कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ पर क्या क्या। फिर डिनाउमेंट में होता है और फॉलिंग एक्शन। फिर कैटास्ट्रोफे इन अ ट्रेजेडी, कॉन्क्लूजन इन अ कॉमेडी, ये सभी मतलब होते हैं। पैरेललिज्म is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the reduplication of motifs, interest, and themes. The principle of contrast is equally important. The contrast is inherent in the very nature of the conflict, which is the backbone of drama. यानी कि नाटकीय संरचना में प्रदर्शनी मतलब होता है प्रारंभिक घटना, फिर जटिलता भी होनी चाहिए जिसमें बढ़ती कार्रवाई होनी चाहिए। फिर संकट आता है तो नाटक में मोड़ आता है। फिर निषेध यानी कि गिरती कार्रवाई होनी चाहिए। तबाही भी होना चाहिए एक त्रासदी के रूप में। उसके बाद है निष्कर्ष भी होना चाहिए कॉमेडी के रूप में। समांतरवाद नाटकीय डिज़ाइन की एक उत्कृष्ट विशेषता है और यह उद्देश्यों, रुचि और विषयों के पुनर्जीवितीकरण के रूप में प्रकट होता है। इसके विपरीत का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत स्वभाव अंतर्विरोधी प्रकृति है जो नाटक की रीढ़ है। There are different types of drama. In a tragedy, the conflict terminates in a catastrophe, while a comedy leads to a happy conclusion. Tragicomedy is both tragedy and comedy.
Farce means a dramatic work designed solely to excite laughter. Melodrama is to tragedy what farce is to comedy. The masque is a form of dramatic entertainment which involves dances and disguise, and in which the spectacular and musical elements प्रेडोमिनेट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर। मतलब नाटक विभिन्न प्रकार के होते हैं, एक त्रासदी में, एक तबाही में संघर्ष समाप्त हो जाता है, जबकि एक कॉमेडी एक सुखद निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ट्रैगी कॉमेडी ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों है। फैर्स का अर्थ है एक नाटकीय काम जो पूरी तरह से हंसी को उत्तेजित करने के लिए बनाया गया है। मेलोड्रामा त्रासदी है कि कॉमेडी के लिए क्या अंतर है। मस्जिद नाटकीय मनोरंजन का एक रूप है। मस्क्यू जो है रूप है जिसमें नृत्य और प्रसन्नता शामिल है, जिसमें शानदार और संगीतमय तत्व कथानक और चरित्र पर आधारित है। ये सभी है। जैसे टाइप्स ऑफ ड्रामा हम जान चुके हैं कि ट्रेजेडी होता है, फिर कॉमेडी होता है, ट्रैगी कॉमेडी होता है, फार्स होता है, मेलोड्रामा होता है, मस्की होता है, वन एक्ट प्ले होता है, स्टोरी ऑफ ड्रामा। अब हम स्टोरी ऑफ ड्रामा के रूप में आते हैं। The story of English drama takes us back to the century succeeding the coming of the Normans. The religious plays appeared in England soon after the Norman conquest. These sacred plays were known as miracle plays or mysterious. Their purpose was directly didactic. The earliest miracle in England was Ludus of Sancta Catherian, which was performed about the years 1110. These miracle plays increased steadily in number and popularity. By the years 1300, the miracles went out of ecclesiastical hands. They were adopted early by the trade guides. They were under the general control of the council of the town. By the beginning of the 14th century, all these plays were in various localities of England. मतलब नाटक के प्रकार में शामिल है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है जो थिएटर के रूप में दिखाया जाता है। कॉमेडी जानते होंगे। और फिर ट्रॉगी कॉमेडी का मतलब होता है जिसमें दुखी हंसी दोनों हो। फिर फर्स मतलब होता है तमाशा जिसमें दिखाया गया हो। फिर है मेलोड्रामा में सनसनी खोज के बारे में जो दिया रहता है, कहीं कुछ हो जाता है तो उसमें मेलोड्रामा में हम उस पर को दिखाते हैं। फिर मस्की मतलब होता है लीला रूपक, कोई चीज़ के जैसे कृष्ण जी और कोई हो गया उसके जो काम किए रहते हैं उस चीज़ को लीला को दर्शाते हैं, तो ये मस्की हो गया। फिर वन एक्ट प्ले ये भी दर्शाते, तो नाटक के इतने सारे प्रकार है। स्टोरी ऑफ ड्रामा यहाँ हिंदी में वही है कि अंग्रेज़ी नाटक की कहानी हमें नॉर्मन्स के आने में सफल होने वाली सदी में वापस ले जाती है। नॉर्मन विजय के तुरंत बाद इंग्लैंड में धार्मिक नाटक दिखाई दिए। इन पवित्र भुगतानों को चमत्कार नाटकों या रहस्यों के रूप में जाना जाता था। उनका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से उपचारात्मक था। इंग्लैंड में सबसे पहले चमत्कार लूडस डी संक्टा कथुरियन था जो वर्ष 1110 के रूप में किया गया था। वे चमत्कार खेलते हैं। संख्या में और लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हुई। 1300 साल तक चमत्कार विलक्षण हाथों से निकल गए। उन्हें व्यापार गाइड द्वारा उत्सुकता से अपनाया गया था। वे शहर की परिषद के सामान्य नियंत्रण में थे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये सभी नाटक इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों में थे। In the later Middle Ages developed another kind of dramatic literature known as morality plays, in which the characters were virtues personified such as beauty, strength, gluttony and peace.
The moralities were in existence as back as Henry VI time 14,000 मतलब 1,42,271. Among the famous morality plays are the marriage of wit and wisdom, everyone's the four element, the trial of treasure, and the pride of life. What is known as interlude was also a late product of the dramatic development of the morality play. If flourished about the middle of 16th century, John Haywood was the most famous writer of interludes. Besides the miracle plays and interludes, there were several folk plays or several kinds. इनके बाद मध्य युग में एक और प्रकार का नाटकीय साहित्य विकसित हुआ जिसे मोरालिटी प्लेज के रूप में जाना जाता है, जिसमें पात्रों का सौंदर्य, शक्ति, लोलुपता और शांति जैसे गुणों से युक्त किया गया था। मोरालिटीज हेनरी सिक्स के समय 1,42,271 के रूप में वापस अस्तित्व में थे। प्रसिद्ध मोरालिटी नाटकों में विवाह और बुद्धि, हर कोई चार तत्व, द ट्रायल ऑफ ट्रेजर और प्राइड ऑफ लाइफ शामिल है, जिसे इंटरल्यूड के नाम से जाना जाता है। वह मोरालिटी प्ले के नाटकीय विकास का एक दिवंगत उत्पाद था। यह 16वीं शताब्दी के मध्य में फला फूला। जॉन हेवुड इंटरल्यूड्स के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे। मिरेकल प्ले और इंटरल्यूड्स के अलावा कई प्रकार के लोक नाटक थे। दीज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन प्ले राइटिंग आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्कूल फॉर इंग्लिश ड्रामेटिक जीनियस and did much to prepare the way for the development of artistic drama, which flourished during the Renaissance period. नाटक लेखन में इन शुरुआती प्रयोगों का बहुत महत्व है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी नाटकीय प्रतिभा के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण स्कूल प्रदान किया और बहुत कुछ किया जो कि कलात्मक नाटक के विकास के लिए तैयार किया गया था, जो पुनर्जागरण काल के दौरान पनपा था। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज अ ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लैटिन लिटरेचर. English writers went back to the classic for inspiration and example in drama and in other field of literary enterprise. They learned many valuable lessons in the principles of dramatic construction and technique. The first real comedy entitled Royster was written about 1550 by निकोलस उडाल। यानी कि इस अवधि के दौरान लैटिन साहित्य में रुचि का एक बड़ा पुनरुत्थान हुआ। अंग्रेजी लेखक नाटक और साहित्य के अन्य क्षेत्रों में प्रेरणा और उदाहरण के लिए क्लासिकल में वापस चले गए। उन्होंने नाटकीय निर्माण और तकनीक के सिद्धांतों में कई मूल्यवान सबक सीखे। रोइस्टर नाम की पहली वास्तविक कॉमेडी 1550 में निकोलस उडल द्वारा लिखी गई थी, 1550 ईस्वी में ही। उसके बाद है द classical influence upon tragedy was greater. It was under the influence of Seneca that the first English tragedy entitled Gorboduc was written by Thomas Sackville and Thomas Norton. The quarter century which followed the production of Gorboduc was a period of great confusion. In the end, the romantic form of drama was established by the Shakespeare immediate predecessors, who were known as the university wits, arranged roughly in order of time.
They were John Lilly, Thomas Kyde, George Peele, Robert Greene, and Christopher Marlowe. Among these dramatists, an important position will be assigned to Marlowe. William Shakespeare collaborated with him and was profoundly influenced by him. सॉरी अगर नाम पढ़ने में कहीं गलत कुछ हो जाए तो। अब पूरा कहेंगे, वह त्रासदी पर शास्त्रीय प्रभाव अधिक था। यह सेनेका के प्रभाव में था कि गोरबुदुक नाम की पहली अंग्रेजी त्रासदी थॉमस सैकविले और थॉमस नॉर्टन द्वारा लिखी गई थी। पिछली शताब्दी में जो गोबुर्दक के उत्पादन के बाद आया था वह बहुत भ्रम की अवधि थी। अंत में नाटक का रोमांटिक रूप शेक्सपियर के तत्काल पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने विश्वविद्यालय विट के रूप में जाना जाता था। जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर टोले थे। इन नाटककारों में से एक महत्वपूर्ण पद मार्लो को सौंपा जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने उनके साथ सहयोग किया और गहराई से उनसे प्रभावित हुए। टू द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी केम विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर ये दिया हुआ है का दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1,56,41,616 एज एक्टर, प्ले राइट एंड शेयर होल्डर इन theatrical undertakings. His dramas are a great river of life and beauty. They can broadly be put under 7 groups: the early comedies, the English stories, the mature comedies, and the Roman plays. मतलब 16वीं शताब्दी के सार्वजनिक रंगमंच पर विलियम शेक्सपियर ने 1,56,41,616 नाटक लिखे। अभिनेता, नाटककार और नाटकीय उपक्रमों में शेयरधारक के रूप में आए थे। उनके नाटक जीवन और सौंदर्य का एक महान नदी है। उन्हें मोटे तौर पर 7 समूहों के तहत रखा जा सकता है: प्रारंभिक हास्य, अंग्रेजी इतिहास, परिपक्व हास्य और रोमन नाटक। द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड किंग लियर। इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, man occupied the centers of creation. He enjoyed free will and became responsible for his destiny to a greater extent. This was in keeping with the resistance spirit which reacted against the medieval fatalism in intensity of emotion, depth, and power of style. These tragedies stand supreme and achieve the high watermark of शेक्सपियरिन एक्सेलेंस। यानी कि शेक्सपियर की महान त्रासदियों में हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर और किंग लियर हैं। शेक्सपियर ने नाटकों में मनुष्य ने निर्माण के केंद्र में कब्जा कर लिया। उन्होंने स्वतंत्र इच्छा का आनंद लिया और एक हद तक अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार बन गए। यह पुनर्जागरण की भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो मध्यकालीन घातकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया करता था। भावना, गहराई और शैली की शक्ति की तीव्रता में त्रासदी सर्वोच्च हैं और शेक्सपियर की उत्कृष्टता के उच्च जल चिन्ह को प्राप्त करते हैं। इंग्लिश ड्रामा रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट इन द decades following Elizabeth's death in 1603. Queen Elizabeth reigned from
1558 to 1603, and her successor James I from 1603 to 1625. Thereafter, we find the dawn of जैकोबिन एज, यानी कि 1603 में एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद के दशक में अंग्रेजी नाटक उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। क्वीन एलिजाबेथ ने 1558 से 1603 तक शासन किया और उसके उत्तराधिकारी जेम्स वन ने 1603 से लेकर 1625 तक राज किया। इसके बाद हम याकूब की उम्र का पता लगाते हैं, which covers roughly the period that follows Shakespeare. The Jacobean drama lost the optimistic and nationalistic temper of William Shakespeare. The early Elizabethan drama, Ben Jonson 1573 to 1737, was a learned scholar and the greatest contemporary of Shakespeare. George Chapman, Thomas Dekker, Thomas Middleton, and John Webster were other Jacobean playwrights who had enriched the Jacobean dramatic literature by their contributions. मतलब जो लगभग शेक्सपियर के बाद की अवधि को कवर करता है, जैकोबियन नाटक ने विलियम शेक्सपियर के प्रारंभिक एलिजाबेथन नाटक के आशावादी और राष्ट्रवादी स्वभाव को खो दिया। बेन जॉनसन ने 1573 से 1773, मतलब बेन जॉनसन एक विद्वान और शेक्सपियर के सबसे बड़े समकालीन थे। जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडलटन और जॉन वेबस्टर अन्य जैकबियन नाटककार थे जिन्होंने अपने योगदान से जैकबियन नाटकीय साहित्य को समृद्ध किया था। उसके बाद है विद द restoration of Charles II in the year 1660, all the theatres were reopened in England. Actually, the break between 1642 and 1660 was not complete, for entertainment of one kind or another had continued. None were the older writers forgotten. It was in comedy that the restoration found its peculiar excellence. The comedies of the restoration age were varied, but it was in the works of three writers, Idris, Wycherley, and Congreve, that the one distinctive type, the comedies of manners, was evolved. मतलब वर्ष 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की बहाली के साथ सभी थिएटर इंग्लैंड में फिर से खोल दिए गए थे। वास्तव में 1642 से 1660 के बीच का ब्रेक एक तरह से मनोरंजन के लिए पूरा नहीं हुआ था या किसी अन्य ने जारी रखा था, नहीं पूरा लेखकों को भुला दिया गया। यह कॉमेडी में था कि पुनर्स्थापना को इसकी विशिष्ट उत्कृष्टता मिली। पुनर्स्थापना युग की कॉमेडी विविध थे, लेकिन यह तीन लेखकों एथेर, विचेरले और कॉन्ग्रेव के कार्य में था। एक विशिष्ट प्रकार शिष्टाचार की कॉमेडी विकसित की गई थी। उसके बाद है The drama of the 18th century did not reach the same high level as the novel. Only Goldsmith and Sheridan made permanent contribution to the English stage. The Licensing Act of 1737 restricted the freedom of expression by dramatists and drove a number of good men out of the theatres. The drama of the early 19th century was on the whole deplorable. The prosperous middle class society had
नो जेन्यून एप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट, यानी कि 18वीं शताब्दी का नाटक उपन्यास के समान उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया। केवल सुनार और शेरिडन ने अंग्रेजी मंच में अस्थायी योगदान दिया। 1737 के लाइसेंसिंग अधिनियम ने नाटककारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया और कई अच्छे लोगों को थिएटर से बाहर निकाल दिया। 19वीं सदी के शुरुआती दशक का नाटक पूरे मनोहर पर था। समृद्धि मध्यम वर्गीय समाज में एक कला के रूप में नाटक की कोई वास्तविक प्रशंसा नहीं थी। द 20th century showed a talent with which the 19th century could not compete. H. Granville Barker and Vedrine produced season plays at the Court Theatre, which brought an enlightenment into production and as discipline into acting. The 20th century produced a galaxy of distinguished dramatists. John Galsworthy based his plays on social problems. His success with audience in the theaters began with Strife 1909 and Justice 1910. Another great dramatist was George Bernard Shaw, whose career was the longest in English dramatist history, beginning with Widower House. T.S. Eliot revived the tradition of verse drama in the 20th century. His important plays are Murder in the Cathedral Family, Reunion, The Cocktail Party and The Confidential Clerk. अब पूरा का हिंदी इस प्रकार है कि 20वीं शताब्दी में ने एक प्रतिभा दिखाई जिसके साथ 19वीं शताब्दी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। एच. ग्रानविले बार्कर और वेड्रेन ने कोर्ट थिएटर में सीजन के नाटकों का निर्माण किया जो उत्पाद में एक प्रबुद्धता और अभिनय के लिए एक अनुशासन लेकर आया। 20वीं सदी ने प्रतिष्ठित नाटककारों की एक आकाशगंगा का निर्माण किया। जॉन गोल्सवर्दी ने सामाजिक समस्याओं पर अपने नाटकों को आधारित किया। थिएटर ने दर्शकों के साथ उनकी सफलता की शुरुआत 1909 में शुरुआत स्ट्रिप 1909 और जस्टिस 1910 से हुई। एक और महान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे जिनका कैरियर अंग्रेजी नाटकीय इतिहास में सबसे लंबा था, जिसकी शुरुआत बीवर्स हाउस से हुई थी। टी.एस. एलियट ने 20वीं शताब्दी में पद्य नाटक की परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनके महत्वपूर्ण नाटकों मर्डर इन द कैथेड्रल फैमिली, रियूनियन, द कॉन्फेक्टल पार्टी और कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये सभी इनके द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद है क्रिस्टोफर फ्राई also achieved success with verse drama like Ladies Not for Burning in plays, which captured London audiences. The theatre had suffered a lot with the war, and in 1940 Hitler contrived to do what even Puritans had failed to achieve by closing the London theatres. The major theatrical adventure of the post-war was the establishment of a company of the Royal Court Theatre. To the Royal Court Theatre in 1956 came John Obner's Look Back in Anger, which caught the imagination of a generation.
क्रिस्टोफर फ्रांक ने लंदन के दर्शकों को लुभाने वाले नाटकों में लेडीज नॉट फॉर बर्निंग जैसे कविता नाटक की सफलता हासिल की। थिएटर को युद्ध में से सबसे बहुत नुकसान हुआ था और 1940 में हिटलर ने ऐसा करने के लिए प्रयास किया कि यहाँ तक कि पूरी के लंदन थिएटर को बंद करके हासिल करने में विफल रहे। युद्ध के बाद प्रमुख नाटकीय साहसिक रॉयल कोर्ट थिएटर की एक कंपनी की स्थापना थी। 1956 में रॉयल कोर्ट थिएटर में जॉनसन ओसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर आया, जिसने एक पीढ़ी की कल्पना को पकड़ लिया। जीवी शॉ, सैमुअल बैकलेट एंड इरिशमैन गेव अ philosophical dimension to world drama through his Waiting for Godot. He portrayed the incoherence and meaningfulness of human life. Harold Pinter, an actor himself, was influenced by Beckett and wrote many plays. His The Homecoming presents a picture of broken family ties. Arnold Wesker's plays are influenced by socialism and the portray race, class and the problems of human relationship in our age। मतलब जीवी शॉ, सैमुअल बेकेट एक आयरिशमैन ने अपने वेटिंग फॉर गॉडेट के माध्यम से ये नाटक है विश्व नाटक को एक दार्शनिक आयाम दिया। उन्होंने मानव जीवन की असंगति और सार्थकता को चित्रित किया। खुद एक्टर हेरोल्ड पिंटर थे। वे केट से प्रभावित और कई नाटक लिखे। उनका घर वापसी टूटे हुए पारिवारिक संबंधी की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। आर्नोल्ड वेस्कर के नाटक समाजवाद से प्रभावित है और वे हमारे युग में जाति, वर्ग और मानव संबंधों की समस्याओं को चित्रित करते हैं। अमेरिकन ड्रामा यूएसए में नाटक की समृद्ध परंपरा है। यूजियन ओनील। अब है आर्थर माइल्स एंड टेनिस टी.एस. इलियट। मतलब अब अमेरिकन ड्रामा के बारे में जानेंगे कि देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा इन द यूएसए। यूजीन ओनील Williams have presented the vital aspects of the American society in their plays. O'Neill's The Harry F. Anna Christie, Desire Under the Elms, and The Iceman Comet have psychological insight into man's personality. Arthur Miller's All My Son and Death of Salesman also probes the inner life of the characters. Tennis Williams' plays evaluate the impact of the American dream on the identity of his characters। मतलब विलियम्स ने अपने नाटकों में अमेरिकी समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया है। ओ नील की द हैरी एफ, एना क्रिस्टी एलिस अंडर द एल्म्स एंड द आइसमैन कॉमेट में मनुष्य के व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। आर्थर मिलर के मेरे सारे सन्स और सेल्समैन की मृत्यु भी पात्रों के आंतरिक जीवन की जांच करती है। टेनेसी विलियम के नाटक अपने पात्रों की पहचान पर अमेरिकी सपने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। अब अफ्रीकन ड्रामा के बारे में जानते हैं। मैनी ड्रामेटिस्ट फ्रॉम नाइजीरिया, केन्या, घाना एंड साउथ सैमुएल बकेट अफ्रीका हैव written plays in England. Wole Soyinka, who belongs to the Yoruba tribe, has experimented with the English language and dramatic techniques in his plays. He
resents modern civil violence and believes in a sense of justice and universal brotherhood of man. His A Dance of Forest and the Lions and the Jewel have been very successful on the stage. अफ्रीकन थे वे सैमुअल बेकेट, ये अफ्रीकन ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने अफ्रीका ने अंग्रेजी में नाटक लिखे हैं। वोले सोयिंका जो योरूबा जनजाति से संबंधित है, उसने अपने नाटकों में अंग्रेजी भाषा और नाटकीय तकनीकों का प्रयोग किया है। वह आधुनिक नागरिक हिंसा का समर्थन करता है और न्याय और मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे की भावना में विश्वास करता है। उनका ए डांस ऑफ फॉरेस्ट और द लायन और द ज्वेल मंच पर बहुत सफल रहे हैं। और इसके बाद है इंडियन ड्रामा। In India, there has been a long tradition of writing plays in English. Asif Korimboy has written many plays and has won acclaim by his The Tourist Mecca. Rabindranath Tagore translated many of his Bengali plays into English himself. His Chitra and Red Oleander have been popular with the audience. Similarly, Girish Karnad, the great Kannada actor, director, and playwright, has translated his plays into English too. His Havadana and Tughlaq have also been successful all over India on the stage in their English version. मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ वे भी लिखे, मतलब खुद अपने लिखे नाटक, इसको बंगाली में भी ट्रांसलेट किए, इंग्लिश में भी। इंडियन ड्रामा के बारे में कहा गया है कि भारत में अंग्रेजी में नाटक लिखने की एक लंबी परंपरा रही है और आसिफ कुरीभॉय ने कई नाटक लिखे हैं और द टूरिस्ट मक्का द्वारा प्रशंसा प्राप्त की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कई बंगाली नाटकों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनकी चित्रा और रेड ओलिएंडर दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही है। इस तरह महान कन्नड़ अभिनेता, निर्देशक और नाटककार गिरीश कर्नाड ने भी अपनी नाटकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनके है वदना और तुगलक भी अपने अंग्रेजी संस्करण में मंच पर पूरे भारत में सफल रहे। इस प्रकार से यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। फुल सिलेबस पढ़ना चाहते थे तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।